नमस्कार दोस्तों, क्राइम से जुड़े एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो पिछले 75 सालों से एक मर्डर मिस्ट्री बनी हुई है और पुलिस आज भी इस केस को सॉल्व नहीं कर पाई है। इस केस को सॉल्व करने के लिए न जाने कितने ही डिटेक्टिव, सीनियर पुलिस अफसर, FBI के अफसरों ने इस केस को सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये केस आज भी उन सब के सामने एक पहेली बन के उसी तरह खड़ा हुआ है। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे जिंदा रहते हुए तो उसे वो शोहरत हासिल नहीं हुई जिसकी वो हकदार थी, लेकिन मरने के बाद जरूर उसे वो शोहरत हासिल हुई। वहीं इस केस को मीडिया ने भी कई महीनों तक अपने फ्रंट पेज पे जगह दी। ये 20 साल की एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसका सपना था हॉलीवुड में जाने का और एक कामयाब एक्ट्रेस बनने का। ये कहानी इतनी अलग इसलिए भी है, इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान 70 लोग अलग अलग टाइम पे पुलिस के सामने आए जिन्होंने कहा ये कत्ल मैंने किया है। ये भी एक हैरानी की बात थी। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सोनी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अनबिलीवेबल क्राइम में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें। हमें आपके सपोर्ट की काफी जरूरत है, इसलिए प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करके प्लीज हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम ऐसी ही क्राइम से जुड़ी अनसुनी कहानियां आपके लिए लेके आ सकें। ये बात है सन 1947 की। 15 जनवरी 1947 की एक सुबह करीबन 10 बजे एक महिला अपनी 5 साल की बेटी के साथ लॉस एंजलिस के लेम पार्क नाम की एक जगह से गुजर रही थी। जब वो लेम पार्क के साउथ एवेन्यू के पास पहुंची है तो उसे पास की झाड़ियों में एक लड़की पड़ी नजर आती है। उसे पहली नजर में कुछ समझ नहीं आता तो वो थोड़ा पास जाके देखती है तो उसे बेहद ही खूबसूरत और बिल्कुल गोरी लड़की नजर आती है। जब वो थोड़ी और करीब जाती है तो उसकी उस लड़की को देख के चीख निकल जाती है और वो डर के मारे सीधा वहां से अपने घर की तरफ भागती है। और उस डर के भागने का कारण ये था कि उसने वहां जो देखा उस पे यकीन कर पाना बेहद ही मुश्किल था। उसने देखा कि झाड़ियों के पास एक लड़की है जो कि लेटी हुई है और उसके सिर से कमर तक का हिस्सा अलग पड़ा हुआ है और कमर से नीचे का हिस्सा अलग पड़ा हुआ है। मतलब एक ही डेड बॉडी के 2 हिस्से पड़े हुए हैं मगर अलग अलग। जिसके बाद महिला भाग के अपने घर पहुंचती है और पुलिस को कॉल करती है, जिसके बाद लॉस एंजलिस की पुलिस वहां पे पहुंचती है और लाश को देखने के बाद पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। असल में जब पुलिस वहां पहुंची और जब उसने लाश को देखा तो पुलिस ने पाया कि उस लाश के 2 टुकड़े तो किए गए थे लेकिन खून की एक भी बूंद वहां पे नहीं थी। लाश की बॉडी पे एक भी कपड़ा नहीं था और उस लाश के सीने और जांघ पर कई सारे कट्स के निशान भी थे। साथ ही होठों के कोनों से लेके कान तक दोनों तरफ कट्स के निशान बनाए गए थे, जैसे कि कोई स्माइली फेस बनाने की कोशिश कर रहा हो। और उसके घुटनों पर से भी एक मांस का टुकड़ा काटा गया था, जिसका बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि उसकी पहचान छुपाई जा सके, क्योंकि उस जगह पे उसने गुलाब का टैटू बनवा रखा था। उसकी बॉडी से कुछ अंग भी निकाल लिए गए थे और सारा खून निकाल कर बॉडी को अच्छी तरह से पानी से क्लीन कर दिया गया था। इससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर थी कि इसका कत्ल कहीं और किया गया था और बाद में बॉडी को यहाँ लाके फेंक दिया गया था। जिसके बाद पुलिस ने बॉडी को अपने कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम में ये बात भी निकल के सामने आई कि मर्डर से पहले उसका रेप भी किया गया था और उसके गले, हाथ और पैर पे रस्सी के निशान भी मिले थे। जिससे एक बात और क्लियर हो गई थी कि मौत से पहले उसे रस्सी से बांध के काफी टॉर्चर भी किया गया था और उसकी मौत लगभग बॉडी मिलने से 10 से 12 घंटे पहले ही हुई थी। अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पुलिस के सामने सबसे पहली चुनौती थी उसकी पहचान करना, लेकिन पुलिस ने ये चुनौती कुछ ही घंटों में पार कर ली। और इसके 2 कारण थे। पहला, उसने एक बार आर्मी में ट्राई किया था और दूसरा 1942 में पुलिस ने उसे अंडर ड्रिंकिंग एज के चलते उसे अरेस्ट किया था, क्योंकि अमेरिका में कानून है कि जब तक आप 21 के नहीं हो जाते आप ड्रिंक नहीं कर सकते। जिसके बाद उसे कुछ पेनल्टी लगा के छोड़ दिया गया, जिस वजह से पुलिस के पास उसके फिंगरप्रिंट, उसका सारा डेटाबेस मौजूद था।
जिसके बाद उसकी पहचान सामने आती है एलिजाबेथ शॉर्ट्स के नाम से, 20 साल की बेहद ही खूबसूरत लड़की, जिसके बाद ये खबर पूरे अमेरिका में आग की तरह फैल गई। एलिजाबेथ का जन्म 1927 में बॉस्टन में हुआ था और ये टोटल 5 बहनें थीं, जिसमें एलिजाबेथ तीसरे नंबर की सिस्टर थी। उनके पिता एक गोल्फ पार्क में काम करते थे। जब एलिजाबेथ 5 साल की थी तो इनके पिता ने इन्हें छोड़ दिया और खुद लॉस एंजलिस में आके रहने लगे, जिसके बाद इनकी मदर ने उन्हें किसी तरह से पाला। एलिजाबेथ का बचपन काफी गरीबी में बीता था। एलिजाबेथ का सपना था कि वो बड़ी होके एक्ट्रेस बने या फिर आर्मी में जाए। एलिजाबेथ ने आर्मी में अप्लाई भी किया था। जब वो 16 साल की थी तो वो अपने फादर के पास कैलिफोर्निया आ गई, जिसके बाद वो कुछ दिन अपने फादर के पास रही, लेकिन फिर उसकी अपने फादर से बनी नहीं, जिस वजह से वो अपने फादर से अलग रहने लगी। वो एक बार में वेटर्स की जॉब करने लगी। एलिजाबेथ काफी खुले मिजाज की लड़की थी, जिस वजह से वो रोज नए नए लड़कों से दोस्ती करती और उनके साथ घूमती फिरती, नाइट पार्टी करती और शराब पीती। क्योंकि वो बेहद ही खूबसूरत थी, इसलिए उसे नए नए बॉयफ्रेंड्स की काफी आसानी से मिल जाते थे, जिसके साथ ही वो हॉलीवुड में भी ऑडिशंस देती रहती थी। उसी दौरान उसका एक रिलेशन काफी लंबे टाइम तक भी चला। जिसके साथ उसका रिलेशन था वो एक यूएस आर्मी में अफसर था और कुछ टाइम बाद ही उसने एलिजाबेथ को शादी के लिए प्रपोज भी किया था और एलिजाबेथ ने हाँ भी कर दी थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिन बाद ही एक प्लेन क्रैश में उस आर्मी अफसर की डेथ हो गई। एलिजाबेथ के मर्डर की जांच में पुलिस ने उस अफसर के घर वालों से भी पूछताछ की, पर उसके घर वालों ने इस रिलेशनशिप को मानने से इनकार कर दिया। ये केस मीडिया में काफी पॉपुलर हो गया था, जिस वजह से मीडिया ने उसे एक नया नाम दिया था, द ब्लैक डालिया। और ये नाम उसे इसलिए दिया गया क्योंकि वो ज्यादातर ब्लैक कपड़े पहनती थी और अपने बालों में एक डालिया नाम का फूल लगाया करती थी, इसलिए मीडिया ने उसे नाम दिया द ब्लैक डालिया। जिसके बाद अब ये केस पूरे अमेरिका में द ब्लैक डालिया के नाम से जाना जाने लगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ खास पता तो नहीं लग पाया, मगर इतना जरूर क्लियर हो गया कि ये मर्डर जिसने भी किया है वो कोई प्रोफेशनल डॉक्टर है, क्योंकि उसकी बॉडी को जिस तरह से 2 हिस्सों में काटा गया था और उसके फेस पे जो कट्स के निशान बनाए गए थे वो किसी सर्जिकल ब्लेड से काटा गया था और इस तरह का काम कोई प्रोफेशनल सर्जन ही कर सकता है। उसके बाद ये केस एफबीआई को सौंप दिया गया, मगर एफबीआई के इन्वेस्टिगेशन में भी कुछ खास निकल के सामने नहीं आया। एफबीआई ने यूनिवर्सिटी ऑफ सोरन कैलिफोर्निया के लगभग 400 मेडिकल स्टूडेंट से भी बात की कि कहीं से उन्हें कुछ क्लू मिल जाए, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। वहीं एफबीआई और पुलिस के लिए इस केस को सॉल्व करना एक चैलेंज बनता जा रहा था, क्योंकि मीडिया और लोगों का काफी प्रेशर बढ़ता जा रहा था। उनके बाद कुछ टाइम बाद खुद सामने से कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि ये कत्ल मैंने किया है। पुलिस भी चौंक गई कि कोई खुद सामने से आके कह रहा है कि ये मर्डर मैंने किया है। फिर पुलिस ने जब उनके बयान लिया और इन्वेस्टिगेशन किया तो पाया कि उन लोगों का टाइम और लोकेशन इस केस से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे थे, जिसके बाद पुलिस को उन्हें छोड़ना पड़ा। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने झूठ क्यों बोला तो उन्होंने बताया कि वो पॉपुलर होने और न्यूज़पेपर में अपनी तस्वीर छपवाने के लिए आते थे। उसके बाद एक दिन न्यूज़पेपर के दफ्तर में एक फोन आता है और वो कहता है कि इस केस में पुलिस जिसे ढूंढ रही है वो मैं ही हूँ, मैंने ही द ब्लैक डालिया को मारा है। और अगर आपको यकीन नहीं तो अब से ठीक 5 दिन बाद आपको एक कोरियर आएगा जिसे देख के आपको यकीन हो जाएगा। और उसके ठीक 5 दिन बाद न्यूज़पेपर वालों को एक कोरियर मिलता है जिसमें एलिजाबेथ की कुछ पर्सनल चीजें होती हैं, जैसे कि उसकी कुछ फोटोज, उसका बिजनेस कार्ड, उसका बर्थ सर्टिफिकेट और एक एड्रेस प्रूफ था। जिसके बाद एफबीआई को इन्फॉर्म किया जाता है और फिर एफबीआई इन सब चीजों को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए लैब में भेज देती है। उसके बाद अब एफबीआई उस एड्रेस बुक में दिए गए लगभग सभी लोगों से पूछताछ करती है, मगर इसमें भी एफबीआई के हाथ कुछ खास नहीं लग पाता। ज्यादातर लोगों ने एक ही बात कही कि वो एलिजाबेथ से कुछ टाइम के लिए ही मिले थे। कोई उसे डेट पे मिला था तो कोई उसे पार्टी में मिला था।
और कोई उसे बार में मिला था। उसके कुछ दिन बाद वो कातिल एक लेटर और भेजता है जिसमें वो कहता है कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करो, और इसी तरह वो 15 लेटर FBI को भेजता है और हर लेटर में वो पेट्रोल की मदद से अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा देता था। लेकिन एक लेटर में FBI को उसके फिंगरप्रिंट्स मिल जाते हैं, मगर जब FBI ने उस फिंगरप्रिंट्स को बाकी चीजों से मैच किया तो वो किसी भी सस्पेक्ट से मैच नहीं किए। उसके बाद ये केस ठंडे बस्ते में चला गया और आज इस केस को पूरे 75 साल हो गए हैं, लेकिन पुलिस को आज तक कोई सबूत नहीं मिला इस केस को लेके। मगर माना जाता है कि पिछले 75 सालों में जितनी भी जांच हुई उसमें 3 ऐसे सस्पेक्ट थे जो गुनहगार हो सकते थे। सबसे पहला था रॉबर्ट रैन। ये एलिजाबेथ की मौत से 1 महीने पहले ही एलिजाबेथ को मिला था। ये पिछले 1 महीने से एलिजाबेथ को डेट कर रहा था और मरने से पहले एलिजाबेथ आखिरी बार इसी के साथ डेट पे गई थी। डेट खत्म होने के बाद शाम को करीबन 6 बजे उसने एलिजाबेथ को लॉस एंजलिस के बिल्टमोर होटल में छोड़ा और यही आखिरी दिन और आखिरी जगह थी जब लोगों ने उसे आखिरी बार जिंदा देखा था। जिसके 1 हफ्ते बाद उसकी लाश मिलती है, जिसके बाद पुलिस रॉबर्ट को हिरासत में लेती है और पूछताछ करती है, मगर कुछ भी हाथ नहीं लगा। जिसके बाद उसका लाइव डिटेक्टिव टेस्ट भी करवाया गया, मगर वो उसमें पास हो गया। मगर पुलिस को डाउट था कि हो ना हो रॉबर्ट ने ही एलिजाबेथ को मारा है, इसलिए FBI ने उसका नार्को टेस्ट भी करवाया, मगर उसमें भी FBI के हाथ कुछ नहीं लगा। उसके बाद 1988 में उसकी एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई, मगर इसमें एक इत्तेफाक वाली बात ये थी कि रॉबर्ट की मौत उसी तारीख को हुई जिस तारीख को एलिजाबेथ को आखिरी बार देखा गया था। 1995 में इस केस को हैंडल करने वाले आखिरी डिटेक्टिव का एक इंटरव्यू दुनिया के सामने आया, जिसमें उन्होंने बताया कि मैंने इस कातिल को ढूंढ लिया था और वो इस केस का दूसरा सस्पेक्ट था। डिटेक्टिव ने उस इंटरव्यू में बताया कि मैंने एलिजाबेथ की बॉडी मिलने के कुछ दिन के अंदर ही कातिल को ढूंढ लिया था। उसे कुछ जानकारी मिली थी कातिल के बारे में। उसने बताया कि जिस रात एलिजाबेथ की बॉडी को वहां पे फेंका गया था उसी रात वहां पे एक ब्लैक कलर की कार भी देखी गई थी, जिसे बाद में उस कार मालिक ने कार को छुपाने के लिए उस कार का कलर भी चेंज करवा दिया था, मगर उसके पास कोई खास सबूत नहीं थे उस कार मालिक के खिलाफ, इसलिए वो कभी उस तक पहुंच ही नहीं सका। अब इस केस का तीसरा और आखिरी सस्पेक्ट था डॉक्टर जॉर्ज हुडल, मगर स्टीव हुडल के अलावा और किसी भी अफसर को ऐसा नहीं लगा कि जॉर्ज हुडल ही कातिल है। 1999 में स्टीव हुडल ने एक किताब लिखी जिसमें उसने बताया कि एलिजाबेथ का कातिल कोई और नहीं बल्कि जॉर्ज हुडल ही है, और उसके कई कारण भी थे। सबसे पहला कारण था उसका डॉक्टर होना। जॉर्ज हुडल ने अपने घर में एक पर्सनल रूम भी बनवा रखा था जहां वो लोगों का इलाज करता था। 1993 में उसके मरने के बाद उसके बेटे को उसके रूम से 2 फोटोएं मिली थी, जिसे देख के लगता था कि ये दोनों फोटो एलिजाबेथ की ही हैं। लेकिन जब इन फोटोओं को फॉरेंसिक लैब में टेस्ट किया गया तो उन्होंने दावा किया कि ये फोटो 85% तक एलिजाबेथ की नहीं है। मगर अभी हाल ही में कुछ एक्सपर्ट ने फेशियल सॉफ्टवेयर की मदद से ये दावा किया कि ये दोनों फोटो 90 से 95% तक एलिजाबेथ की ही है। वहीं इस केस की छानबीन के दौरान यह भी पता चला कि जॉर्ज हुडल और एलिजाबेथ के बीच लव रिलेशन भी थे और कई बार उन्हें लॉस एंजलिस के होटल में एक साथ भी देखा गया था। स्टीव हुडल ने अपनी किताब में दावा किया कि जॉर्ज हुडल ने एलिजाबेथ के मर्डर के कुछ दिन बाद जीन फ्रेंच नाम की एक और लड़की का मर्डर किया था और उसकी मौत का कारण भी बिल्कुल एलिजाबेथ के जैसे ही था और उसकी बॉडी भी एक पार्क में ही मिली थी और उसकी बॉडी पे लाल रंग से 2 अल्फाबेट लिखे थे, B और D। उसके बाद जब उस हैंडराइटिंग को मिलाया गया तो कई एक्सपर्ट्स ने यह माना कि इन 2 अल्फाबेट की राइटिंग पुलिस के पास जो एलिजाबेथ के कातिल के लेटर्स आते थे उनसे मिलती है। उन्होंने आगे अपनी किताब में यह भी दावा किया कि एलिजाबेथ की मौत के ठीक 10 दिन पहले जॉर्ज हुडल ने अपने घर की मरम्मत के लिए बजरी की कुछ बोरियां भी मंगवाई थी और एलिजाबेथ की लाश के पास पुलिस को बजरी की कुछ बोरियां भी मिली थी जो कि शायद लाश को वहां लाने के लिए इस्तेमाल की गई थी। जॉर्ज हुडल के पास एक ब्लैक कलर की कार भी थी जो शायद वही कार थी जो उस रात वहां पे देखी गई थी। उन्होंने अपनी किताब में यह
भी बताया कि जॉर्ज हुडल का एक दोस्त भी था जो कि एक आर्टिस्ट था और जिस तरह से हालत में एलिजाबेथ की बॉडी मिली थी वो काफी हद तक उसकी कुछ पेंटिंग से भी प्रभावित थी और वो खुद भी एक आर्ट आर्टिस्ट बनना चाहता था। उसके बाद 1952 में जॉर्ज हुडल लॉस एंजलिस को छोड़ के फिलीपींस में रहने लगा और उसके कुछ साल बाद फिलीपींस के मनीला पार्क में पुलिस को एक डेड बॉडी मिली और वो भी बिल्कुल उसी हालत में जैसे एलिजाबेथ की मिली थी। और ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि जहाँ पे पुलिस को उस लड़की की डेड बॉडी मिली थी वहाँ से जॉर्ज हुडल का घर सिर्फ कुछ ही दूरी पर था जब वो फिलीपींस में रहा करता था। फिर 1952 में जब पुलिस और FBI के अफसरों को इस केस में कुछ नहीं मिला तो उन्होंने इस केस को क्लोज कर दिया। उसके कई सालों बाद फिर से इस केस को रीओपन किया गया मगर कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उस केस से जुड़ी सारे ही सबूत पुलिस डिपार्टमेंट से गायब हो चुके थे, जिस वजह से उस मर्डर का असली कातिल कौन है ये आज तक नहीं पता चल पाया और ये पूरा केस अमेरिका के इतिहास में एक मर्डर मिस्ट्री बन के रह गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें। हमें आपके सपोर्ट की काफी जरूरत है, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करके सपोर्ट जरूर करें ताकि हम ऐसे ही क्राइम से जुड़ी कहानियां आपके लिए लेके आ सकें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।